नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। तो आज हम बात करेंगे जगदीश चंद्र माथुर की एक बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी पर। रीढ़ की हड्डी। जी, रीढ़ की हड्डी। और आज हम इसकी मतलब एक एक परत को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस नाटक के पाठ और उसकी आलोचना पर ही आधारित हैं। हाँ, कहानी वैसे तो बहुत सीधी सी लगती है। बिल्कुल सीधी साधी एक मध्यम वर्गीय परिवार है, रामस्वरूप जी का घर। और बेटी उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। घर में एक अजीब सी भागदौड़ मची हुई है। लेकिन ये जो सीधी सी दिखने वाली कहानी है ना, ये अपने अंदर कई बड़े सवाल छुपाए हुए हैं। अच्छा। इसे लिखे हुए 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक लगती है। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि क्या इस नाटक के जो पात्र हैं, गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर, वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। एक बड़ा सवाल है ये। और क्या आज भी लड़कियों को अपनी काबिलियत छिपाने के लिए मजबूर किया जाता है? बल्कि ही आज हमारी चर्चा का बड़ा सवाल भी है। तो चलिए कहानी के उस कमरे से शुरू करते हैं जहां ये पूरा नाटक एक तरह से सेट हो रहा है। जी। रामस्वरूप जी अपने नौकर रतन के साथ एक तख्त को ठीक कर रहे हैं। मेहमानों के लिए माहौल बनाया जा रहा है, पर उस तैयारी में एक अजीब सा तनाव है, एक बेचैनी सी है। और वो बेचैनी सिर्फ मेहमानों के आने की नहीं है। नहीं, वो बेचैनी एक झूठ को छिपाने की है। हमें फौरन पता चल जाता है कि घर की बेटी उमा, जो बीए पास है, उसकी पढ़ाई को छिपाने की साजिश चल रही है। हाँ बिल्कुल। लड़के वालों की मांग है कि लड़की 10वीं से ज्यादा पढ़ी लिखी होनी ही नहीं चाहिए। और यहीं से इस नाटक का जो केंद्रीय पाखंड है वो शुरू होता है। ये बात ही अपने आप में कितनी अजीब है। खुद लड़के वाले यानी पिता गोपाल प्रसाद वकील हैं और बेटा शंकर वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। हाँ, और उन्हें बहू चाहिए कम पढ़ी लिखी। ये किस तरह की मानसिकता है? देखिए, ये उस दोहरी मानसिकता को दिखाता है जो आज भी समाज में बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। इसे कई लोग पैट्रियार्कल बार्गेन या पितृसत्तात्मक सौदा भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? मतलब पुरुष खुद तो आधुनिकता की सारे फायदे उठाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा, नौकरी, पैसा, सब कुछ। लेकिन घर के अंदर, खासकर अपनी पत्नी के रूप में, उन्हें एक ऐसी स्त्री चाहिए जो पारंपरिक हो, जो सवाल ना करे। हाँ, जो उनकी सत्ता को चुनौती ना दे। और पढ़ी लिखी लड़की से उन्हें यही खतरा महसूस होता है। और उमा की माँ प्रेमा, वो तो इस स्थिति से इतनी परेशान है कि वो उमा को पढ़ाने के फैसले पर ही अफसोस कर रही हैं। बिल्कुल। वो कहती भी हैं, मैंने ही पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। तो क्या प्रेमा यहाँ पर उसी पितृसत्ता की एक एजेंट नहीं बन जाती जिसका शिकार उनकी अपनी बेटी हो रही है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रेमा उस पीढ़ी की महिलाओं का प्रतीक है जिन्होंने इस व्यवस्था को आत्मसात कर लिया है। वो अपनी बेटी से प्यार करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समाज के नियमों को तोड़ पाने की हिम्मत उनमें नहीं है। सही। उनकी चिंता ये नहीं है कि बेटी की काबिलियत छुपाई जा रही है। चिंता ये है कि इस काबिलियत की वजह से कहीं बेटी का घर नहीं बस पाएगा। तो वो व्यवस्था की शिकार भी हैं और उसे बनाए रखने में अनजाने में भागीदार भी। बिल्कुल। इसी तनाव भरे माहौल में मेहमानों का आना होता है, गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। और शंकर के बारे में एक बात तुरंत ध्यान खींचती है, उसकी झुकी हुई कमर। हाँ, तो क्या ये सिर्फ एक शारीरिक बनावट है या लेखक हमें पहले से ही कोई इशारा दे रहा है? ये एक बहुत शानदार प्रतीक है। लेखक हमें पहली नजर में ही बता देता है कि इस लड़के की रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है। और जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, हमें पता चलता है कि ये समस्या सिर्फ शारीरिक नहीं, चारित्रिक भी है। बिल्कुल। उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, कोई नैतिक दृढ़ता नहीं है, वो बस अपने पिता की परछाई है। वो पिता गोपाल प्रसाद, वो तो आते ही अपने जमाने की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। हाँ, एक हमारा जमाना था कि तब का खाना कितना पौष्टिक था, पढ़ाई कितनी मजबूत होती थी, यहाँ तक कि उस जमाने का 10वीं पास आज के MA पास से बेहतर अंग्रेजी लिखता था। ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी पीढ़ी की आम शिकायत है या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, ये सिर्फ शिकायत नहीं है, ये अपनी सत्ता स्थापित करने का एक तरीका है। अच्छा। जब गोपाल प्रसाद अपने जमाने को महान बताते हैं, तो वो असल में आज की पीढ़ी को और खासकर रामस्वरूप को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे मूल्य और मेरा समय बेहतर था, इसलिए मेरी शर्तें भी बेहतर हैं और तुम्हें उन्हें मानना ही पड़ेगा।
ये बातचीत में अपना दबदबा बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। और फिर वो एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो रामस्वरूप को भी मतलब चौंका देता है। हाँ, वो कहते हैं, तो साहब अब बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस, शादी जैसे रिश्ते के लिए बिजनेस शब्द का इस्तेमाल। और ये जो शब्द है ना, बिजनेस, ये इस नाटक का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कैसे? ये सिर्फ गोपाल प्रसाद की कंजूस या लालची मानसिकता को नहीं दिखाता, ये उस सामाजिक बदलाव की तरफ इशारा करता है जहां रिश्ते और विवाह जैसी संस्थाएं भी बाजार की वस्तु बनती जा रही थी। बिल्कुल, ये सामंती मूल्यों के खत्म होने और पूंजीवादी सोच के परिवारों में घुसने का संकेत है। अब रिश्ता दो दिलों का मिलन नहीं, एक सौदा है, एक डील है। एक डील है जिसमें लड़की की खूबियों को उसके सीवी की तरह देखा जाएगा और उस पर मोलभाव होगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स पर होता है, हाइट, सैलरी, स्किन टोन। हाँ, सब कुछ एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की तरह लिखा होता है। सही बात है। और इसी बिजनेस की शर्तों के तहत गोपाल प्रसाद अपनी मांगे रखते हैं कि लड़की कैसी होनी चाहिए। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो मेम साहब नहीं चाहते। और अपनी बात को सही ठहराने के लिए वो जो दलील देते हैं वो तो और भी कमाल की है। हाँ, वो कहते हैं मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। ये क्या तर्क हुआ भला? ये पितृसत्ता का सबसे पुराना और क्लासिक हथियार है। अच्छा। अपनी बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था को प्रकृति का नियम बताकर सही ठहराना। वाह। वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि मर्दों और औरतों के काम प्रकृति ने ही अलग अलग तय किए हैं। मर्द कमाने और सोचने के लिए बना है और औरत घर चलाने और चुप रहने के लिए। ये तो पूरी तरह से एक अवैज्ञानिक और अतार्किक दलील है, जिसका मकसद सिर्फ औरतों को कमतर साबित करना है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शंकर, जो एक मेडिकल कॉलेज का छात्र है, जो विज्ञान पढ़ रहा है, हाँ, वो इस दलील पे कोई सवाल नहीं उठाता, बल्कि वो अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता है। क्या उसकी शिक्षा उसे कोई वैज्ञानिक सोच नहीं दे पाई? यही तो इस नाटक का सबसे बड़ा व्यंग है। शंकर शिक्षित है पर प्रबुद्ध नहीं, उसके पास डिग्री है पर दृष्टि नहीं है। सही। उसकी शिक्षा ने उसे सिर्फ एक पेशा दिया है, एक स्वतंत्र सोच नहीं दी। वो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल समाज की दकियानूसी बातों पर सवाल उठाने के लिए नहीं करता, बल्कि उन्हीं बातों को मानकर एक आरामदायक जिंदगी जीना चाहता है। तो मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी सचमुच गायब है? बिल्कुल गायब है। तो अभी तक हमने सिर्फ मर्दों की दुनिया देखी है, उनकी शर्तें, उनकी दलीलें, लेकिन अब कहानी की असली ताकत उमा इस कमरे में कदम रखती है। और उसके आते ही पूरा माहौल बदलने वाला है। उमा पान की तश्तरी लेकर आती है, सादे कपड़ों में, झुकी हुई गर्दन के साथ, और आंखों पर एक चश्मा। और वो चश्मा देखते ही बाप बेटे एक साथ चौंक पड़ते हैं। चश्मा? हाँ। वो चश्मा उनके लिए खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि उनकी पिछड़ी सोच में चश्मा पढ़ाई लिखाई और किताबी होने का प्रतीक है। एक खराबी है ये। हाँ, ये एक ऐसी खराबी है जिसे वो अपनी बहू में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रामस्वरूप तुरंत घबराकर बहाना बनाते हैं कि आंखें दुखने की वजह से कुछ दिनों के लिए लगाया है। यानी बुद्धिमत्ता का प्रतीक यहाँ एक ऐप बन गया है जिसे छिपाया जा रहा है, और इसके बाद शुरू होता है वो जांच पड़ताल का दौर, जो किसी भी संवेदनशील इंसान को असहज कर दे। बिल्कुल। उमा से उसकी राय नहीं बल्कि उसकी क्वालिटीज के बारे में पूछा जा रहा है। गाना बजाना आता है, सिनाई पेंटिंग करती हो। ये शुद्ध रूप से एक वस्तु का निरीक्षण है। उमा को एक इंसान के तौर पर नहीं, एक प्रोडक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी उपयोगिता और गुणों को परखा जा रहा है। क्या वो घर के काम ठीक से कर पाएगी? क्या वो मेहमानों का मनोरंजन कर पाएगी? उसकी अपनी इच्छाएं, उसके सपने, उसकी सोच, इन सब का कोई मोल नहीं है। कोई मोल नहीं है। और उसके पिता रामस्वरूप भी अपनी मजबूरी में ही सही इस प्रक्रिया में भागीदार बन जाते हैं और अपनी बेटी की खूबियां गिनाने लगते हैं। फिर उमा को गाने के लिए कहा जाता है। वो सितार उठाती हैं और मीरा का भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू करती है। वो बहुत अच्छा गाती है, लेकिन गाते गाते अचानक उसकी नजर शंकर की आंखों से मिलती है और वो वहीं रुक जाती है। ये बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। उस एक नजर में क्या हुआ होगा? उस एक नजर में उमा ने शंकर को पहचान लिया, लेकिन ये सिर्फ पहचानना नहीं है, ये उस पूरी प्रक्रिया को समझने का क्षण है। वो समझ जाती है कि जिस लड़के के लिए उसकी इतनी परीक्षा ली जा रही है
वो असल में कौन है, उसका अतीत क्या है, वो एक पल में उस लड़के के खोखले चरित्र को देख लेती है। और उसका गाना रोक देना, उसकी चुप्पी का टूटना है। वो अब और चुप रहने वाली नहीं है। ये विद्रोह की पहले चिंगारी है। और गोपाल प्रसाद उसकी चुप्पी से चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं उमा को भी तो मुंह खोलना चाहिए। उन्हें लगता है कि लड़की की आवाज भी तो सुनकर देखनी चाहिए। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या मांग रहे हैं। बिल्कुल। और उमा मुंह खोलती है, लेकिन उसकी आवाज वो नहीं है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। नहीं, वो बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती हैं, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीददार को दिखला देता है। और फिर कहती है पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। क्या जबरदस्त जवाब है। एक वाक्य में उसने उस पूरी स्थिति का आईना दिखा दिया। उसने अपनी तुलना एक बेजान चीज से करके उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो उसे खरीदने आए थे। यही इस नाटक का क्लाइमैक्स है। उमा यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही है, वो उस दौर की उन हजारों लड़कियों की आवाज बन जाती है जिन्हें इस तरह की अपमानजनक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वो सीधे सीधे पूछती है, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? हाँ, वो उस पूरी प्रक्रिया के अमानवीय पक्ष को उजागर कर देती है। और वो यही नहीं रुकती, वो सीधा शंकर को निशाना बनाती है। जी। उसे पूछती है कि वो पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहा था और वहां से उसे नौकरानी के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कैसे भगाया गया था। ये तो एक तरह से चरित्र हनन है। क्या उमा का ऐसा करना सही था? देखिए, इसे अगर पारंपरिक नैतिकता के चश्मे से देखेंगे तो शायद गलत लगे, लेकिन उमा यहाँ कर क्या रही है? वो पाखंड का पर्दाफाश कर रही है। जो लोग एक लड़की से ऊंचे आदर्शों और शर्म हया की उम्मीद कर रहे हैं, वो उनके अपने बेटे के गिरे हुए चरित्र को सामने ला रही है। सही बात है। वो बता रही है कि जिस शरीफ लड़के के लिए मुझे परखा जा रहा है, उसकी असलियत ये है। ये आत्मसम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई में उसने वही हथियार इस्तेमाल किया जो जरूरी था। सही। सच। और गोपाल प्रसाद को जब पता चलता है कि उमा बीए पास है तो वो ठगा हुआ महसूस करता है और गुस्से में जाने लगते हैं। हाँ, और अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली संवाद बोलती है। वो कहती है, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। ये एक वाक्य इस पूरे नाटक का सार है। बिल्कुल। ये सिर्फ शंकर की झुकी हुई कमर पर एक ताना नहीं है। तो ये रीढ़ की हड्डी सिर्फ एक शारीरिक अंग से कहीं ज्यादा है। ये स्वाभिमान का प्रतीक है, अपनी सोच पर खड़े होने की हिम्मत और नैतिक बल का प्रतीक है। उमा ये कह रही है कि तुम्हारे बेटे के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। उमा ने सिर्फ एक रिश्ते को मना नहीं किया है, उसने एक पूरी सोच को, एक पूरी व्यवस्था को चुनौती दी है। और ये भी बता दिया है कि शिक्षा का असली मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस पैदा करना है। उसका विद्रोह दिखाता है कि अपमान को चुपचाप सहना कोई विकल्प नहीं है। तो अगर हम अपनी शुरुआती चर्चा पर वापस लौटें तो ये एकांकी समाज की उस दोहरी मानसिकता को बेनकाब करती है जो बेटों के लिए प्रगति और बहुओं के लिए परंपरा चाहती है। बिल्कुल। और ये दिखाती है कि कैसे शादी के नाम पर लड़कियों को एक वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता है और सबसे ऊपर ये आत्मसम्मान के महत्व को रखती है। उमा का चरित्र हमें यही सिखाता है कि अपनी शर्तों पर जीना और अपने सम्मान के लिए लड़ना कितना जरूरी है, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। नाटक का अंत बहुत नाटकीय है। अपमानित मेहमान जा चुके हैं, परिवार स्तब्ध है और तभी नौकर मक्खन लेकर आता है, शायद ये बताने के लिए कि जिंदगी तो चलती रहती है। हाँ, लेकिन क्या सच में सब कुछ पहले जैसा रहेगा? वही तो। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। जी। उमा का विद्रोह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके बाद क्या इस एक टकराव से समाज की सोच में कोई वास्तविक बदलाव आता है? या उमा जैसी लड़कियों को मुंहफट और बदतमीज का टैग लगाकर समाज और अलग थलग कर देता है? क्या एक व्यक्ति का विद्रोह सामाजिक सुधार के लिए काफी है, या ये सिर्फ कुछ घरों के अंदर होने वाली एक अकेली साहसी घटना बनकर रह जाता है? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।